जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को हम करंट अफेयर का आगे का जो पेज है उसको हम लोग कराने वाले हैं और लगातार ये चल रहा है। पीछे भी वीडियो करा चुके हैं और आप लोग उसे अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे देख लीजिए। देखिए, ये हम जो करंट करा रहे हैं करंट अफेयर, ये लक्ष्य वन से जिस जो परीक्षा मंथन है उसी का लक्ष्य वन है, उससे करा रहे हैं। और ये जो हम करा रहे हैं वो ज्ञान बिंदु के जो होमवर्क सीरीज है उसके तहत ही करा रहे हैं। ठीक है, उसी में जो उसका होमवर्क सीरीज में जो चलता है उसी को यहाँ करंट अफेयर करा दिया जाता है। और आज जो करंट अफेयर जो पेज है याद रखिएगा 165 है। ठीक है, इसका अगला जो पेज होगा वो अगला वीडियो में आएगा और इससे पहले वाला हम करा चुके हैं। तो अगर आप लोग उसे नहीं देखें तो ज़रूर जाइए और देखिए। ठीक है, तो चलिए आज के पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और हम अपने इस चैनल पर स्टैटिक जीके का भी करा रहे हैं और अगर उसको नहीं आप लोग देखें तो उसको भी देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज पहले पॉइंट की ओर। तो पहला पॉइंट है कि पाम भुगतान तकनीक। देखिए, टेंसेंट की U2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब ने पाम भुगतान तकनीक विकसित की है। ठीक है, कौन विकसित की है तो ये इसको याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में यह तकनीक चीन के कुछ मेट्रो शहर, ठीक है, मेट्रो शहर, बड़े खुदरा दुकान और रेस्टोरेंट मतलब कि में ही उपलब्ध है। इसे जून 2023 में बीजिंग चीन में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब वो ध्यान दीजिए, अभी भारत में भी धीरे धीरे हो सकता है तो आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है पाम भुगतान तकनीक, तो इसको बारे में जानते हैं। तो यह एक बायोमेट्रिक पेमेंट तकनीक है। कैसे तकनीक है? बायोमेट्रिक पेमेंट तकनीक है जो लेन देन को अधिकृत करने के लिए किसी व्यक्ति की हथेली की अनूठी विशेषताओं जैसी कि नस के पैटर्न और सतह के बनावट का उपयोग करती है। यानी कि सिंपल समझना है कि ये बायोमेट्रिक पेमेंट तकनीक है। तो उसी के बारे में ये बताया चुका है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है कि इस तकनीक में सामान्यतः इंफ्रारेड सेंसर अथवा कैमरे का उपयोग किया जाता है। जिसको आप लोग समझिए। आगे है कि हथेली को स्कैन करके उपयोगकर्ता भौतिक कार्ड या मोबाइल डिवाइस के बिना तीव्र एवं सूक्ष्म रूप से भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगला है कि एशियाई विकास बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश को 162 मिलियन डॉलर का ऋण मिला है। तो ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश को ये जो मिला है तो किसके द्वारा मिला है तो इसको याद रखिए, एशियाई विकास बैंक के द्वारा। ठीक है, देखिए अक्टूबर 2024 में एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश को 162 मिलियन डॉलर, कितना 162 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा मतलब की है। ठीक है, इस ऋण से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का विकास किसके लिए दिया है? पर्यटन के विकास किया जाएगा। तो पर्यटन के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश को 162 मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं कि यह हिमाचल प्रदेश सरकार की सतत और समावेशी पर्यटन विकास परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए दिया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है कि एशियाई विकास बैंक के बारे में कुछ दिया गया है। तो देखिए, यह एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है। ठीक है, आगे है कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समस्त देशों को ऋण प्रदान करती है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में और कुछ लिखा हुआ है कि इसकी स्थापना कब हुआ। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना की बात की जाए तो 1966 में हुआ था। यही वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय की बात किया जाएगा तो मुख्यालय याद रखिएगा कि मनीला फिलीपींस हो जाएगा। ठीक है, मनीला कहाँ है? फिलीपींस, वहाँ इसका मुख्यालय है। और इसका अध्यक्ष भी आप लोग याद रखिएगा, मासा त्सुंगू अस्कावा। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट है कि HCL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला है। देखिए अक्टूबर 2024 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। ठीक है, देखिए जिसमें अब महारत्न कंपनी की कुल संख्या कितनी हो गई है? 14 हो गई है। और 14वां कौन है? HAL है, याद रखिएगा HAL। चलिए अगला देखिए कि देखिए महारत्न कंपनियों की कुछ सूची है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ठीक है, एकदम ज़रूरी है। हम इसके पीछे यहाँ लिख दिए हैं कब कब यह स्थापना हुआ, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर जरूर लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। लेकिन याद आप लोग कर ही लीजिएगा। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है HAL, ये इसका स्थापना याद रखिएगा 1940 में हुआ था, ठीक है। पूछ सकता है क्योंकि हाल फिलहाल में ये महारत्न कंपनी में शामिल हुआ है। अब देखिए, आज़ादी से ये पहले था, ठीक है, और आज़ादी से पहले एकमात्र, याद रखिएगा, महारत्न कंपनी। और इसका स्थापना किसने किया था? सेठ बालचंद हीराचंद, सेठ बालचंद हीराचंद। ये हम एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि HAL के बारे में कि यह एक सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय एरोस्पेस और रक्षा फर्म है, ठीक है। यह भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके रक्षा अंतर्गत है? भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। और इसकी स्थापना अभी पता है 1940। हाँ, मुख्यालय क्या है इसका? बेंगलुरु में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मुख्यालय बेंगलुरु में है और यह विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़े एयर स्पेस और रक्षा निर्माताओं में से एक है, ठीक है। अब देखिए, वो था महारत्न, अब है नवरत्न कंपनी के बारे में, ठीक है। तो देखिए, हाल ही में सोलर एजेंसी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मझगांव डॉक लिमिटेड, ठीक है, मझगांव डॉक शिप बिल्ड्स लिमिटेड, रेलटेल, सतलुज जल विद्युत निगम, ये जो 4 हो गया, इन सबको नवरत्न में शामिल किया गया है, ठीक है। देखिए, तो कुल मिलाकर वर्तमान में कितने हो गए? 23 हो गए, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन अभी करंट इवेंट में इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप लोग इसको लेकिन नोट कर लीजिए खुद से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि भारतीय खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल है। देखिए, खनिज मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। भारत के केंद्रीय खनिज मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। तो आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत आधिकारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले, ठीक है, खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो कहाँ के नेतृत्व वाले? अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में। जिसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने में वैश्विक सहयोग को मंजूरी करना, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क खनिज सुरक्षा भागीदारी को वित्त पोषण संबंधी एक नई पहल है, ठीक है। देखिए, इस वित्त नेटवर्क का उद्देश्य क्या है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र और यूरोप के संस्थानों को एक साथ लाकर सहयोग, सूचना विनिमय और सह वित्त पोषण को बढ़ावा देना, ठीक है। तो खनिज सुरक्षा भागीदारी। देखिए, अगला क्या है कि खनिज सुरक्षा भागीदारी यानी कि MSP, ठीक है। MSP स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण खनिज और धातुओं की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर केंद्रित एक ढांचा है। इसकी स्थापना 2022 में अमेरिका में की गई थी। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि RBI द्वारा भुगतान प्रणाली में सुधार। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा, ये 26वां नंबर के हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कौन है, क्या है इस नई भुगतान प्रणाली। तो अक्टूबर 2024 में एकीकृत भुगतान प्रणाली, ठीक है, को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने UPI 1 to 3 और UPI लाइट, याद रखिएगा, UPI 1 to 3 और UPI लाइट पर लेन देन की सीमा में वृद्धि करने की घोषणा की है। तो देखिए, UPI 1 to 3 को मार्च 2022 में फीचर फोन उपभोक्ताओं को UPI का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया था। वर्तमान में यह 12 भाषा में उपलब्ध है, ये भी याद रखिएगा, UPI 1 to 3। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है कि UPI 1 to 3 पे फीचर फोन उपभोक्ताओं के लिए एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जो सुरक्षित तरीके से UPI भुगतान सेवा का उपयोग कर सकते हैं। यही देखा जाए कि UPI 1 to 3 जो है
इसका प्रतिदिन लेन देन जो है ये 500 रुपये जो पहले था सीमित था, अब उसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। तो इसको इम्पोर्टेंट आप लोग लिख लीजिए, कहीं इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यही बात किया जाए यूपीआई लाइट के बारे में, तो यूपीआई लाइट जो था एक नया भुगतान प्रणाली समाधान है जो 500 रुपये से कम मूल्य के लेन देन को संसाधित करने के लिए विश्वसनीय एनपीसीआई कॉमन लाइब्रेरी एप्लीकेशन का लाभ उठाता है। देखिए देखिए ये इम्पोर्टेंट है, आरबीआई यूपीआई लाइट के माध्यम से प्रति लेन देन की सीमा 500 से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 1,000 रुपया कर दिया है। और यूपीआई लाइट वैलेट की कुल सीमा 2,000 से बढ़ाकर 5,000 करने की भी निर्णय लिया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि स्वच्छता और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता। देखिए हाल ही में भारत ने स्वच्छता और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी कि IPEF होता है, ठीक है, समूह पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अब देखिए इस समझौता में 2 भाग हैं। इस समझौते के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। पहला क्या है कि स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौता, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौता, और दूसरा क्या है कि निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता। देखिए इसमें क्या है, स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौता में क्या है कि यह समझौता स्वच्छ ऊर्जा विकास और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी की तैनाती को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित है। ठीक है, अब इसमें और भी डिटेल में बारे में लिखा गया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए निष्पक्ष अर्थव्यवस्था के लिए देखते हैं। देखिए निष्पक्ष अर्थव्यवस्था क्या है कि यह समझौता भ्रष्टाचार रोधी उपायों को मजबूती देने और समस्त देशों के बीच टैक्स पारदर्शिता बढ़ाने पर केंद्रित है। तो याद रखिएगा, दोनों हो गया स्वच्छ और निष्पक्ष के बारे में। चलिए अगला देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है कि श्वेत क्रांति 2.0। तो देखिए श्वेत क्रांति 2.0 क्या है, इसके बारे में पहले देखिए पहले है कि श्वेत क्रांति का शुरुआत 1970 में हुआ था और उसका शुरुआत वर्गीज कुरियन ने किया था। और वर्गीज कुरियन कहाँ के थे, केरल के थे। और याद रखिएगा कि श्वेत क्रांति जो है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि अमित शाह ने भारतीय डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। तो किसने शुरू किए हैं, अमित शाह द्वारा ये शुरू किया गया, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए क्या है श्वेत क्रांति 2.0। देखिए महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर सृजन करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल है। इसके तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में, याद रखिए कितने वर्ष के लिए, अगला 5 वर्ष के लिए सहकारी समिति के द्वारा दूध के खरीद में 50% की वृद्धि करना अगला 5 वर्ष में। अब देखिए आगे है कि सहकारी समिति द्वारा जाने वाली खरीद को वर्तमान 660 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर कितना किया जाना है, 1,000 लाख लीटर करना है। यह नई पहल महिलाओं को सशक्त बनाने व कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने में सहायता होगी। अब देखिए श्वेत क्रांति 2.0 है का प्रमुख स्तंभ क्या है। पहला है कि महिलाओं किसानों को सशक्त बनाना, दूसरा क्या है स्थानीय दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा, तीसरा क्या है कि डेयरी बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, और चौथा क्या है डेयरी उत्पादन निर्यात को बढ़ाना। अब देखिए डेयरी उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देना यही है। अब देखिए हरित क्रांति कब स्टार्ट हुआ था, तो 1966-67 में। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि 1966-67 में ही MSP भी आया था। कुछ लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट जो है उसके लिए, और अच्छा लग रहा तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए वित्त पोषण के बारे में है कि प्रारंभिक रूप से राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड, ठीक है, NDDB
ठीक है, अपने स्वयं के संसाधनों से इस पहल को वित्त पोषित करेगी। अब देखिए NDDB की स्थापना कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1965, 16 जुलाई 1965 को। चलिए अगला देखते हैं। ULI देखिए, जन धन आधार मोबाइल की त्रिमूर्ति और UPI के साथ अब यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, याद रखिएगा ULI के यहाँ फुल फॉर्म दिया गया, इसको याद रखना जरूरी है, का आगमन भारत की डिजिटल और आर्थिक आधारभूत संरचना में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। देखिए ULI भारतीय रिजर्व बैंक किसके द्वारा लाया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लाया गया एक नया प्लेटफॉर्म है। रिजर्व बैंक ने 10 अगस्त 2023 को निर्बाध कर्ज प्रदान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म की स्थापना की घोषणा की थी। ये 2023 में स्थापना किया गया था। कौन? पायलट प्रोजेक्ट के तहत पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म, जिसे अब क्या बोला गया है? ULI। अब वर्तमान में उसका नाम 2024 में ULI दिया गया। चलिए अब ये क्या है कि देखिए, केंद्रीय बैंक के अनुसार डिजिटल के युग में क्रेडिट मूल्यांकन के लिए जरूरी डाटा भी एक ही स्थान पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि त्वरित और सुरक्षित कर्ज वितरण को प्रोत्साहन मिले। देखिए ये ULI के बारे में लिखा गया है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, मतलब कि एक बार पढ़ लीजिए। हालांकि इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इसको हम इसकी वर्तमान कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सिर्फ उसी को करा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर। देखिए इंपॉर्टेंट है, देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, इसे याद रखिएगा, स्टार्टअप भास्कर किसके लिए है? स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, हाल ही में भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर मंच की शुरुआत की गई है। ठीक है, यह स्टार्टअप निवेशकों, सलाहकारों, सेवा प्रदानों और सरकारी निकायों समिति के सभी प्रमुख हितग्राहियों के बीच सहयोग एवं विचारों के आदान प्रदान का केंद्र है। अब देखिए इसमें क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल ने भास्कर मंच की शुरुआत करते हुए कहा कि यह सलाह पाने और फंडिंग जैसे विभिन्न जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगे स्टार्टअप के लिए संपर्क का एकल केंद्र बनेगा। वर्तमान में देश भर में 1.46 लाख से अधिक सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है। इसके तहत भारत दुनिया का सबसे गतिशील स्टार्टअप गढ़ बनकर उभरा है। देखिए स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं ये भी याद रखिएगा, 16 जनवरी को। ठीक है, और ये 2022 से। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्या है? अगला देखते हैं सीधा पॉइंट हम। देखिए अगला क्या है कि 6 फसल को MSP में बढ़ोतरी। देखिए MSP बताए थे 1966 से शुरुआत इसका हुआ था। तो देखिए उन 6 फसल को याद करना जरूरी है, जो कि यहाँ नीचे दिया गया। 6 फसल को याद रखिएगा, उसका दाम जरूरी नहीं है। कौन कौन फसल? गेहूँ हो गया, गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है कि UPI इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रजिस्ट्री भुगतान निगम के सहयोग से UPI इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट UPI ICD जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, की शुरुआत की है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है। UPI ICD सुविधा के माध्यम से ग्राहक अब डेबिट कार्ड या किसी अन्य भौतिक कार्ड की आवश्यकता के बिना ATM में नकद जमा करने के लिए UPI ऐप का उपयोग कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कि यह ग्राहकों को UPI के माध्यम से कार्डलेस कैश डिपॉजिट का विकल्प
प्रदान करता है। हालांकि यह सुविधा केवल उन एटीएमों पर उपलब्ध है जिनका उपयोग नकदी जमा करने और निकालने के लिए किया जा सकता है। चलिए अगला क्या है कि अमीरों और गरीब, अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर कितना है? 10 गुना बढ़ा। ठीक है, 10 गुना अंतर बढ़ गया। देखिए ये जो रिपोर्ट है ये कौन दिया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट है पूरा सारांश में। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए यही बात है कि ये जो गांव और जो शहर है ये 71% से ज़्यादा है। देखिए इम्पोर्टेंट जो हम आपको बता रहे हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है। देखिए राज्यों में अंतर अलग अलग है, सभी राज्य में अलग अलग अंतर है गरीबी और अमीरी का। जैसे केरल में यह जो अंतर है सबसे कम है, और कितना है? महज 19%। इसको याद रखिएगा कि केरल में सबसे कम है। कहाँ है? केरल में। और सबसे ज़्यादा अगर बात करेगा तो असम में हो जाएगा 79%। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि इसमें देखिए यही बात है, इसमें बिहार को भी देखना जरूरी है। असम देखिए, असम सबसे ज़्यादा 79, सबसे कम केरल बता ही दिए थे, और यहाँ याद रखिएगा बिहार। ठीक है, बिहार में कितना है? देखिए 41% है। चलिए देखिए अमीर लोग प्रति महीना 4768 रुपया खर्चा करते हैं, जबकि गरीब लोग जो हैं ये 3384 रुपया। ठीक है, ग्रामीण और शहर के लिए है। चलिए ग्रामीण और शहर के लिए। चलिए अगला देखते हैं डिजिटल कृषि मिशन। देखिए डिजिटल कृषि मिशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता की कैबिनेट मिशन में 13,966 करोड़ रुपए की 7 योजना को मंजूरी दी गई थी। कितने योजना थी? 7 योजना थी। ठीक है, और देखो इसमें किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। देखिए इसमें क्या था कि जिसमें से देखिए पूरा कितना था कृषि पर, जिसमें 7 योजना बनाई थी 13,966, जिसमें से 2817 करोड़ रुपए का निवेश से डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की भी स्थापना मतलब शामिल है इसमें। याद रहे कितना से? 2817 करोड़ रुपया से। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके तहत क्या है कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के आधार पर डिजिटल कृषि मिशन किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी। इसमें मृदा प्रोफाइल, डिजिटल फसल अनुमान जैसी आधुनिक तकनीक शामिल है। इस मिशन का कुल खर्चा 2817 करोड़ रुपया है, जो ऊपर में भी लिखा हुआ था। ठीक है, और इसमें 2 आधारभूत स्तंभ है। इसमें कितने स्तंभ है? 2। पहला क्या है? पहला कृषक स्टैक है। पहला क्या? कृषि स्टैक याद रखिएगा। अब कृषि स्टैक क्या है कि जिसमें किसान रजिस्ट्री, ग्राम भू मैप रजिस्ट्री, फसल बोर्ड रजिस्ट्री शामिल है। और दूसरा क्या है? कृषि निर्णय सहायक प्रणाली। इसके तहत क्या है कि जिसके तहत भू स्थानीय डाटा, सूखा बाढ़ निगरानी, मौसम उपग्रह डाटा। ठीक है, अब देखिए कि भूजल उपलब्धता, फसल उपलब्धता और फसल उपज और बीमा के लिए मॉडलिंग शामिल है। ठीक है, अब देखिए अगला इम्पोर्टेंट जो कि है प्रोजेक्ट नेक्सस याद रखिएगा। तो देखिए ये किसके द्वारा है? आरबीआई के द्वारा। प्रोजेक्ट नेक्सस आरबीआई के द्वारा नहीं, सॉरी, प्रोजेक्ट नेक्सस में आरबीआई शामिल हुआ। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट नेक्सस में आरबीआई क्या हुआ? शामिल हुआ। और यह घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम एफपीएस को आपस में जोड़कर सीमा पार तत्काल खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। ठीक है, नेक्सस। देखिए क्या है नेक्सस? प्रोजेक्ट नेक्सस, इसके बारे में समझिए कि प्रोजेक्ट नेक्सस जो है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS इनोवेशन हब परियोजना है।
इसको इम्पोर्टेंट मानिए और इसको समझिए, ठीक है, कि प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है। चलिए आगे रखते हैं कि प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन, जैसे आसियान, आसियान के कितने देश, 4 देश, कौन कौन, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड तथा भारत के एफपीएस को जोड़ा गया, भारत के एफपीएस को जोड़ा गया, ठीक है। और यह देश के मंच का संस्थापक सदस्य और प्रथम प्रस्तावक देश होंगे। अब देखिए पूछा जाएगा कि इसका विशेष पर्यवेक्षण किस रूप में हो रहा है, तो याद रखिए बैंक ऑफ इंडोनेशिया जिसमें विशेष पर्यवेक्षण के रूप में होंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक 2024। देखिए आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, अगला है कि विदित हो कि मार्च 2024 के लिए इस सूचकांक का मान कितना है। मार्च 2024 के लिए याद रखिएगा कि 64.2 था, जो 2023 में 60, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है इसको, लेकिन इसको याद रखिएगा कितना है, 64.2 था। चलिए आगे देखते हैं, देखिए आरबीआई की स्थापना है और उसके बारे में कुछ लिखा गया है, जिसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्या है कि चीन एवं भारत के मध्य उच्चतम व्यापार, देखिए थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में चीन से 100 अरब डॉलर से अधिक आयात होने के साथ चीन 2 वर्ष के अंतराल के बाद अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है। और इसका बात किया जाए कि वित्त वर्ष 2022 और 2023 में कौन सबसे बड़ा व्यापार का भागीदारी इंडिया के साथ था, तो अमेरिका के था, और वर्तमान में चीन हो गया। देखिए और कितना द्विपक्षीय व्यापार में समझा जाए तो 118.4 बिलियन डॉलर पहुँच गया है, ठीक है। यही बात किया जाए कि देखिए आयात के मामले में आयात जो है बढ़ गया है, कितना बढ़ा है, 3.24% बढ़ा है, और आयात हुआ 101.7 बिलियन डॉलर का। यही अगर निर्यात की बात किया जाए तो निर्यात बहुत कम बढ़ा है, ज़्यादा प्रतिशत में, लेकिन कम बहुत कम है, 16.67 बिलियन डॉलर, ठीक है। अब चीन से क्या क्या आयात और निर्यात होता है वो इसमें है, इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन, कितना, 100 टन सोना वापस मंगाया, कहाँ से, ब्रिटेन से। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए यह जो इम्पोर्टेंट वो सिर्फ हम हाईलाइट किए हुए हैं, और उसको उस पर ज़्यादा आप लोग गौर कीजिए, ठीक है। 100 टन मंगाया सोना 1991 के शुरुआत के बाद पहली बार अब इतना अधिक सोना भारत में भंडार में वापस आया है, मतलब 1991 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जो 100 टन इतना बड़ा। देखिए मार्च 2024 के अंतर्गत आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें 413.8 टन विदेशी सोना जमा था, मतलब विदेशों में जमा था, ठीक है। अब देखिए आरबीआई पिछले कुछ सालों में सोना खरीदने वाले बैंकों में से एक है, मतलब सबसे ज़्यादा सोना खरीदों में से एक है आरबीआई पिछले कुछ समय से। पिछले वित्त वर्ष में आरबीआई रिजर्व बैंक सोने के भंडार में 27.5 टन सोना बढ़ा है, पिछले वित्त वर्ष में 27.5 टन सोना। अब यहाँ पर है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्यों सोना इम्पोर्टेंट है। देखिए आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ऑसबोर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख, और ये उनका कार्यकाल हो गया। तो कैसा लगा दोस्तों बताइए। थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब के कारण वीडियो लंबा बन गया, धीरे धीरे बोल रहा था। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।